लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं, इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कम से कम 1500 एकड़ जमीन हैदराबाद शहर में जबरदस्ती वक्फ ने ले ली है। क्या इसी तरह का कानून आप लागू करना चाहते हो? लोग आएंगे जाएंगे, जमात का काम जारी व सारी रहेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं तो कोई और सही। हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को ये राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं। और तारीख में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ये तय करो ताकि आने वाला कल आपका महफूज रहेगा। अब ये बताइए, आप जब से यहाँ पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। हाफिजुल हसन एक मुसलमान हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? थोड़ी सी आवाज क्या उठती है, थोड़ी सी नारेबाजी क्या होती है कि सुबह का सूरज निकलता है और हमारे बस्तियों और घरों का रुख बुलडोजर्स करते हैं। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चियों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्त पे पास नहीं जानी चाहिए। सर, मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हम। क्या मजाक है बताइए आप, ये डेमोक्रेसी है? 2011 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया, ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। आज बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ सीना तान कर हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से कहना, बहना और अपनी मौज में रहना, और अपनी मौज में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। तो वक्फ बिल पर लोकसभा से राज्यसभा तक चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन मैं आपको सीधे लिए चलूंगा राज्यसभा। लेकिन वक्फ पर आखिरी हुंकार हो रही है, आखिरी हुंकार। वक्फ को लेकर जितना हंगामा हल्ला था वो सब खत्म हो, उसकी तैयारी है। भारत में वक्फ पर चर्चा हो रही है, वक्फ बिल पर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में थे। थाईलैंड में प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिल रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे थाईलैंड में। मोदी 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी 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 भारत माता की जय। तो पीएम मोदी थाईलैंड में मुसलमानों से मिल रहे थे। यहां भारत में वक्फ बिल पास हो रहा था लोकसभा में रात के 2 बजे। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल पास हुआ लोकसभा में। यह है बिल पर जो मुहर लगी है। संसद में कुल 542 सांसद, कुल वोट पड़े 520, यानी 22 सांसद नहीं थे। 288 वोट वक्फ बिल के समर्थन में पड़े, विरोध में 232 वोट पड़े और 56 वोटों का अंतर था, यानी 288 समर्थन में, 232 विरोध में, और वक्फ बिल पास हो गया। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद देश की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पास होने के बाद कैसे जश्न मन रहा था अलग अलग जगहों पर। यह तस्वीर देखिए जरा। यह वक्फ बिल पास होने के बाद सुबह पटाखे जलाए जा रहे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, लोग मजीरा बजा रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो एक तबका था जो समर्थन में था, दूसरी तरफ कोलकाता में देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वक्फ बिल के विरोध में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हाय हाय बीजेपी, हाय 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 हाय। तो एक तरफ कोलकाता में विरोध हो रहा था, तो देश के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल का समर्थन हो रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोग ही वक्फ बिल का समर्थन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। अब देखिए मुंबई में क्या तस्वीर सामने आई है। वक्फ बिल पास होने के बाद मुंबई में पटाखे, आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे। और इसी मुंबई में जहां पटाखे जलाए जा रहे थे वहां विरोध भी हो रहा था। यह भी मुंबई की तस्वीर है वक्फ बिल पास होने के बाद। अल्लाह का मसला है, हम कानूनी तौर पर जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अफसूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के बर्दाश्त नहीं। ये तस्वीर मुंबई की आप देख रहे थे। मुंबई में ही विरोध भी हो रहा था, लेकिन मुंबई की एक और तस्वीर देखिए। मुंबई में ही हक में नारेबाजी भी हो रही थी। मोदी भाईजान, देश का अभिमान, मोदी भाईजान, देश का मान, मोदी भाईजान, अरे देश का नेता कैसा हो, मोदी भाईजान कैसा हो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हमारे साथ मोदी जी की शान में। उसी मुंबई में बहुत से मुसलमान सिवई खिला रहे थे एक दूसरे को, और सिवई खिलाकर जश्न मना रहे थे। वक्फ बिल आया है तो वक्फ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो खुद पहुंचे शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीएम से मुलाकात की। और आइए सबसे पहले आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वक्फ बिल पर मुसलमान क्या कह रहे हैं।
मोदी जी ने सौगात दी है, ये बहुत सराहनीय है, ये ना भूलने वाली है। इससे मुसलमान बहुत सशक्त होगा, उसके विकास का नया अध्याय आज लिखा जाएगा, जिसके लिए हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। सर हमारे हित का काम हो रही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा हम लोगों का। ना मस्जिदें छिनेंगी ना मदरसे छिनेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें चंद लोगों का फायदा हुआ है। जी हम सपोर्ट में, इससे हमें ये फायदा है कि लाखों अरबों खरबों की जमीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन आज तक वो जमीन ऐसे ही पड़ी है ना। उसमें हमारे बच्चों को फ्री में कोई कॉलेज मिला है, ना स्कूल मिला, ना हमें खुद को कोई मकान मिला है। मोदी जी का थैंक यू कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारे हक में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और आगे भी फैसले इंशाल्लाह ऐसे ही लेंगे और मुझे उससे काफी फायदा और काफी हम खुश हैं। आज हमारे मोदी भाईजान ने जो सौगात दी है, तो ईद की सबसे बड़ी सौगात यही है और यहाँ हमको खुशी मिल रही है, क्योंकि मोदी जी ने ये कर दिखाया कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक की आजादी दी। आज हमें हर चीज में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाया और आज ये हमें बोर्ड में भी शामिल किया। 70 सालों से मुसलमान बहुत बदहाली की जिंदगी जी रहा है, लेकिन 2014 से जब मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तब से मुसलमान कहीं ना कहीं सशक्त हुआ है। खुश है इस बात से, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है ना विपक्ष, वो दुखी है। जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते देश का विकास हो। और हम सब चाहते हैं कि आज जो है ये जो बिल है ये जरूर पास हो, जिससे कि देश के मुसलमानों का भला हो। हक की जमीन नहीं छिनेगी। लोग कितना ही भड़काएंगे, सिर्फ विपक्ष का काम है भड़काना, बाकी मुस्लिमों के हक में काम कर रहे हैं मोदी जी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वक्फ को चोरों से बचा रहे हैं। अब आपको बताऊं, वक्फ बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, उसमें बहुत से संशोधन हुए हैं और उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी का भी है। नीतीश और नायडू का भी असर नए बिल पर पड़ रहा है। क्या बदलाव हुए, हम इस बहस के बीच बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। जो बदलाव हो गए हैं वो जानने बहुत जरूरी है। पहले वक्फ बिल और कल जो वक्फ बिल पेश हुआ है उसमें अंतर है। दरअसल सरकार ने मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे पेश किया है। इनमें ज्यादातर सुझाव नायडू और नीतीश की पार्टी से थे, जिसके बाद टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन का फैसला किया। देखिए पहला क्या बड़ी चीज जो पहला बदलाव हुआ, यह कानून रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। मतलब अब जब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर थी, कानून लागू होने के बाद भी वक्फ बाय यूजर रहेगी। अब यह वक्फ बाय यूजर क्या होता है? बशर्ते वक्फ की उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद ना हो। शर्त यह भी है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी सरकारी नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी जो अब तक वक्फ की थी वो सरकारी ना हो। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती थी तो बिना औपचारिक दस्तावेज के भी उसे वक्फ माना जाता था, जैसे मस्जिदें और वक्फ प्रॉपर्टी। ओवैसी जो बार बार कह रहे हैं मस्जिदें छिन जाएंगी, बाकी प्रॉपर्टी छिन जाएंगी, ये जो बदलाव है ये उस पर काम करेगा। भले ही उस प्रॉपर्टी का वक्फनामा ना हो, दस्तावेज ना हो, मतलब भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो, इसे वक्फ बाय यूजर प्रावधान कहा जाता था। यानी जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है और दस्तावेज नहीं है, अगर उसका कोई विवाद नहीं है और विवाद चल नहीं रहा है, वो सरकार की नहीं है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बड़ी चीज ये। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टी अब जिला कलेक्टर तय नहीं करेंगे। पहले यह अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया था, इस पर भी बवाल था। कलेक्टर को तय करना था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। दिसंबर में बिल आने से पहले यह काम सर्वे कमिश्नर के पास था, लेकिन कल संसद में जो बिल पेश हुआ उसमें बड़ा बदलाव किया गया। अब राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी इस काम को पूरा करेगा, कलेक्टर नहीं। मुस्लिमों को डर था कि डीएम की वजह से सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा, इससे वक्फ कानून में राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई। तीसरा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा हटा दी गई है। बिल के मूल ड्राफ्ट में इसके लिए 6 महीने की सीमा रखी गई थी, जिसके अंदर सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना था। नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। तीसरा, इसके लिए केयर टेकर को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी उचित वजह बतानी होगी। चौथी बड़ी चीज, वक्फ ट्रिब्यूनल में अब एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी होगा। मूल बिल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट का कोई प्रावधान नहीं था। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जिला जज को चेयरपर्सन बनाया गया था, उनके साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को रखा गया था। पांचवा, वक्फ बिल में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मूल ड्राफ्ट में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को रखा गया था। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान था। नए बिल में भी 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन इसकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है।
अगर पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो, मतलब पदेन सदस्य के धर्म से कोई लेना देना अब नहीं होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं उस पर। सबसे पहले सुनिए जरा किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, मंत्री जिन्होंने खुद इस बिल को सदन में रखा था। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तो आप जानते ही है, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ बाय यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसा किया था, ये जमीन ये हमारा वक्फ जमीन है, तो ठीक आप क्लेम कीजिए, मगर कुछ तो दिखाना पड़ेगा सर, कुछ डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। तो वक्फ बाय यूजर ये जो हमने ऐसे आप आर्बिट्रेरी नहीं कर सकता है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। संख्या बल के आधार के ऊपर इन्होंने सब कुछ रगड़ दिया है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, ये काले दिन के रूप में याद रखा जाए, कोर्ट जाएंगे। विपक्ष ने जो गुमराह करने की कोशिश की थी उसको गृह मंत्री जी ने अपने भाषण से पूरी तरह बुलडोज कर दिया। विपक्ष को साफ बता दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से 1 इंच भी जमीन वक्फ की छीनी नहीं जाएगी। सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। पेट होड से मतलब जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये बिल सरकार ने जीत लिया है और ये बिल मुसलमानों के फायदे का है। गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए बिल लाया गया है और ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देती है। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस जो सिद्धांत है उस पर कायम रहे। कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती, बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच कि नीतीश की पार्टी ने बिल का समर्थन किया तो पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के मुस्लिम नेता नीतीश के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कुछ नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है क्योंकि नीतीश की जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। वक्फ बिल पर नीतीश की पार्टी ने उसका समर्थन किया। पार्टी के अंदर घमासान और खींचतान मच गई है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सीनियर मुस्लिम नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। कासिम अंसारी मोतिहारी इलाके के बड़े मुस्लिम नेता हैं। वो ढाका इलाके से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कासिम ने जेडीयू में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कासिम अंसारी ने नीतीश को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया है। लिखा है, हम जैसे लाखों मुस्लिमों का आप पर अटूट विश्वास था, हम आपको सेक्युलर विचारधारा का ध्वजवाहक मानते रहे, लेकिन अब हमारा ये यकीन टूट गया है। वक्फ पर आपके स्टैंड से मुस्लिमों को गहरा आघात लगा है, लेकिन इसका एहसास ना आपको है न पार्टी को, इसलिए मैं पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देता हूं। इसके अलावा जेडीयू के कई मुस्लिम एमएलसी भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी भड़क उठे। गुलाम रसूल ने कहा, कम्युनल और सेक्युलर में अंतर नहीं रहा है। वक्फ बिल पर नीतीश जी से कई बार मांग की गई, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और बिल का समर्थन किया है। अब बिल के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 3 दिन पहले जेडीयू के एमएलसी गौस लालू राबड़ी से मिलने गए थे, तब इसे ईद की बधाई देने के बहाने मुलाकात बताया गया, लेकिन चर्चा है कि वो भी नीतीश और जेडीयू से नाराज है और चुनाव से पहले नीतीश को छोड़ आरजेडी में जा सकते हैं। आइए सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। जो अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं
वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। वक्फ की संपत्ति का कब्जा किसने दिलवाया? मैं नेताओं का नाम बताऊंगा ना तो मिर्ची लग जाएगी। जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्यों नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी? क्यों नहीं नए मदरसे बन रहे थे? आपकी भूमिका क्या थी? यह भी महत्वपूर्ण है। आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे हिंदुओं का मठ मंदिर हो या वक्फ की संपत्ति हो, इसकी सुरक्षा हर कीमत पर होगी, तब पुरखों का आत्मिक शांति मिलेगा। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? लेकिन अब सवाल यह है कि राज्यसभा में इस वक्त अभी चर्चा चल रही है। कल रात 2 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई, फिर बिल पास हुआ है। राज्यसभा में लगभग दोपहर 1 बजे से चर्चा हो रही है और अभी तक चर्चा चल रही है। अब सवाल यह है कि राज्यसभा में अब तक सांसदों ने क्या क्या अपनी बात रखी है इस बिल को लेकर। क्या यह राज्यसभा में बिल पास होगा या नहीं? देखिए क्या कह रहे हैं मंत्री किरण रिजिजू। रिजिजू ने कहा बिल में मुसलमानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है, धार्मिक क्रियाकलापों में कोई भी गैर मुस्लिम हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा है। हम किसी भी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं जाएंगे। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है। सैयद नसीर हुसैन ने कहा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। बिल मुस्लिमों के खिलाफ है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पर है और ये वन नेशन वन लॉ बोलते हैं लेकिन इसे वॉयलेट करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक कानून हो, यह बिल मुस्लिमों को टारगेट करता है, भेदभाव करता है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यह बिल पार्टी इंटरेस्ट में नहीं है, बिल नेशनल इंटरेस्ट का है और हमने इस पर बहुत गंभीरता दिखाई हुई है। यहां चर्चा में विपक्ष में गंभीरता नहीं दिख रही है। विपक्ष राम मंदिर और कुंभ मेले की चर्चा कर रहा है, एयर इंडिया, केरला सिनेमा, बिहार इलेक्शन की बात हो रही है। विपक्ष विषय को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदुस्तान के मुसलमान सरकार की दुश्मन नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में है, उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो, यह ठीक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह कानून नहीं, सत्ता की मनमानी है। इसमें संशोधन कम और साजिश ज्यादा दिख रही है। संविधान में मिला अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा केंद्र सरकार देश में नफरत फैला रही है। बीजेपी सरकार की मंशा देश में दंगा कराने की है। अब से कुछ वक्त बाद राज्यसभा में भी वोटिंग होगी। राज्यसभा में यह बिल पास हो गया तो यह बिल पूरी तरह से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए और फिर कानून का रूप ले लेगा। अब देखिए जरा राज्यसभा में क्या बीजेपी के पास नंबर है। यह है राज्यसभा की स्थिति। राज्यसभा में कुल 236 सांसद हैं। बीजेपी के पास है 125, कांग्रेस के पास है 95, अन्य 16। लेकिन बिल पास करने के लिए चाहिए 119 और बीजेपी के पास है 125, यानी 119 से कहीं ज्यादा। इसलिए राज्यसभा में भी यह बिल पास होना तय है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सांसद। इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती है। अप्रोच सरकार का माई वे और हाईवे है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूं नहीं चलती है।
ऐसा ही हमने फार्म लॉज के वक्त भी कहा था, वापस लेना पड़ा ना। हरी नहीं करनी चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी धार्मिक संगठन जो है वो कानून से, संविधान से ऊपर नहीं है। ये जो बिल है, अगर मोटा मोटा इसका मैं कहूँ कि क्या इसकी बॉटम लाइन यही है कि इस देश के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक दीमक की तरह जो एक करप्शन जो इसको खा गई थी और देश को खा रहा था, अब हमारा देश इससे भी मुक्त हो जाएगा। जब आप बाबा साहब के संविधान को ही नहीं मान रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप वास्तव में इस देश में झगड़े, फसाद, लड़ाई खड़ा करना चाहते हैं और उसी के कारण ये बिल लेके आया गया है। न ओबीसी का प्रतिनिधित्व था, न पसमानदा का प्रतिनिधित्व था, न महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता था। कल ये बिल नहीं पास हुआ, ये देश के लिए, उन लोगों के लिए डोर खुला और अब इसका फायदा वक्फ का सभी को मिलेगा। ये सब जमीन का घपला है। ये बिल आने से पहले ही देश भर के प्राइम लोकेशन पर वक्फ की जो जमीन है उनका सौदा हो गया है ये लोगों से, और उनको एक लीगल फ्रेम में बिठाने के लिए ये बिल लाया है। अब सोचिए जरा, राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। कल है शुक्रवार, यानी जुमे का दिन। बहुत से लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए देखिए पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। आज से ही फ्लैग मार्च शुरू किया। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, फ्लैग मार्च हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, फ्लैग मार्च हो रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल शुक्रवार की नमाज होनी है, इसके मद्देनजर भी चौकसी बढ़ाई गई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यूपी के ही नोएडा की तस्वीर देखिए। नोएडा में भी पेट्रोलिंग हो रही है और पुलिस अधिकारी जो है वो बाकायदा सड़कों पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी कोशिश है। शहर शहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर राज्य में दरअसल सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के हालात देखिए जरा, यूपी में क्या तैयारी है। यूपी में वक्फ बिल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा 25 सीएपीएफ कंपनियां उतार दी गई हैं। 4 अप्रैल की नमाज से पहले चौकसी और बढ़ा दी गई है। संभल से सहारनपुर तक फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सभी जिलों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में देखिए, वक्फ बिल को लेकर महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट है। सीएम फडणवीस ने सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की है। पिछले दिनों जैसे नागपुर में प्रदेश के प्रदर्शन के दौरान हंगामा और बवाल हुआ था, वैसी घटना ना हो इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस भी पैनी नजर रख रही है। सीएपीएफ की 3 कंपनियां महाराष्ट्र में तैनात हैं। दिल्ली देखिए, देश की राजधानी दिल्ली वक्फ बिल पर घमासान है। दिल्ली में संसद में घमासान हुआ तो राजधानी में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीए के विरोध में शाहीन बाग में भारी प्रदर्शन हुआ था। आशंका है कि फिर ऐसा विरोध प्रदर्शन ना हो, इसलिए संवेदनशील इलाकों में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। बिहार, वक्फ बिल पेश होने के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट है। प्रदर्शन विरोध को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। सीएपीएफ की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। सभी जिलों में बाकायदा बड़े पुलिस अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से एक्शन को कहा गया है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले काशी पहुंचे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काशी विश्वनाथ योगी पहुंचे और पूजा अर्चना की, दर्शन किए योगी ने। ये योगी इससे पहले प्रयागराज भी गए, फिर काशी पहुंचे योगी। सुनिए वक्फ बिल पर योगी ने क्या कहा। उससे पहले आपको बताऊं मैं कि योगी वक्फ बिल पर बोलते अखिलेश यादव ने भी उससे पहले योगी को घेरने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये आपको बताता हूं। अखिलेश यादव दरअसल सरकार पर हमला कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश कह रहे हैं ज्यादातर दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो लाने की जरूरत क्या है। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई जैसे मुद्दे सुलझाने में नाकाम रहे, इसलिए अब ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आए।
बात चाहे कलेक्टर के सर्वेक्षण की हो या बोर्ड में बाहरियों की एंट्री की, उनका मकसद सिर्फ एक वर्ग विशेष का नियंत्रण कम करना है। करोड़ों लोगों ने उनके घर और दुकानें छीनने की साजिश की है। वक्फ बिल के पीछे ना तो नीति सही है और ना ही उनकी नीयत सही है। वो वक्फ बिल लाकर अपने समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। ये वक्फ बिल बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वक्फ ने सार्वजनिक ऐतिहासिक स्थलों पर मनमाना कब्जा किया। वक्फ बोर्ड शहरों में जमीनों पर बेबुनियाद दावे कर रहा था, यहां तक कि कुंभ की जमीन भी वक्फ की बता रहा था। हमें पूछना पड़ रहा था कि वक्फ बोर्ड है या फिर भूमाफिया बोर्ड। निषाद राज से जुड़ी भूमि पर भी वक्फ ने अवैध कब्जा कर लिया था। अब यूपी इस तरह का कोई भी अवैध दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले हमने यूपी से माफियाओं का सफाया किया है, अब मोदी और शाह ने वक्फ की मनमानी पर लगाम लगा दी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े, इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। तो वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया, संभव है राज्यसभा में भी पास हो जाए, लेकिन सियासतदान धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी दे रहा है कि वो सड़क पर उतरेगा, कोई धमकी दे रहा है कि वो कोर्ट जाएगा, कोई धमकी दे रहा है कि वो खामोश नहीं बैठेगा। देखिए क्या कह रहे हैं अबू आजमी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है। वो जमीनें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दान की थी, जो मस्जिदों, दरगाहों, कब्रगाहों के लिए दी गई थी, ये कभी मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जो भी काम किया मुस्लिमों के खिलाफ किया। ये लोग मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर भर जाने के बाद मस्जिद के बाहर पूजा कर सकते हैं, मंदिर के बाहर, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ेंगे तो पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल की धमकी देंगे। ऐसे लोग मुसलमानों के फेवर में कभी बिल ला नहीं सकते। ये लोग हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। हम तो आजादी के वक्त पाकिस्तान चले गए होते। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं ये बिल मुसलमान विरोधी है, संविधान के खिलाफ बनाया गया है। हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, किसान आंदोलन की तरह सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती। जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं लोकसभा में हमने विरोध किया है, सरकार ने जबरदस्ती इसे पास कराया है। हम सरकार को इसके लिए माफ नहीं करेंगे। ये 40 करोड़ मुसलमानों के हक छीनने वाला है। वक्फ बिल का सड़क से संसद तक विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अबू आजमी, चंद्रशेखर और बर्क। मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया। मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिद के बाहर, जबकि मंदिर भर जाने के बाद बाहर पूजा करने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के बेस पर पास होता है और जो देश में मेजॉरिटी भी इनकी है उसी बेस पर तो बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाई गई है। इस अहंकार में, इस मेजॉरिटी में कुछ भी पास करते हैं। सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर मेरा ये कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। ये इंसान के बनाए हुए काले कानून,
ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफी कम किए जा रहे हैं, वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके। का सबका साथ सबका विकास, मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। कमाल की बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं। आप बात कर रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि मुस्लिम सियासतदान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मौलाना जो हैं वो बिल का साथ दे रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अलग अलग जगहों के बड़े बड़े मौलाना जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं वो इस बिल की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, नसीरुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ से जुड़े हैं, इन्होंने वक्फ बिल के लिए मोदी का शुक्रिया कहा। चिश्ती ने कहा, वक्फ बिल देश के लोकतंत्र की जीत है, यह मुसलमानों के हित के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। पीएम ने हमेशा सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया, कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले वही हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमाए हैं। बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास हो जाएगा। अगला नाम देखिए, कशिश वारसी अध्यक्ष हैं बीएसएफ, भारतीय सूफी फाउंडेशन ने भी इसका स्वागत किया है। बीएसएफ अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा, मोदी सरकार को बधाई, वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक उपहार लेकर आया है। मुसलमानों का दोस्त कौन और दुश्मन कौन सब साफ हो गया है। कुछ पार्टियों ने बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का नुकसान किया है। अगला नाम है शहाबुद्दीन रिजवी, जो अध्यक्ष हैं एआईएमजे के। उन्होंने कहा, मैं उन सभी सांसदों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस वक्फ बिल के पक्ष में वोट दिया है। भारत सरकार को भी बधाई देता हूं कि उसने यह साहसिक कदम उठाया है, इससे देश के मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। वक्फ बनाने वालों की मंशा थी कि उसकी संपत्ति से होने वाली आय गरीब, बेसहारा, विधवाओं और अनाथ मुस्लिमों पर खर्च हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, गरीब मुसलमानों की माली हालत में सुधार होगा। एक और नाम मौलाना इब्राहिम हुसैन, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं वक्फ में माफियागिरी खत्म होगी, वक्फ के नाम पर लूट खसोट बंद होगी, गरीब मुसलमानों को न्याय और उनका हक मिलेगा, इससे पसमानदा तबके को सबसे ज्यादा फायदा होगा। एक और नाम, जाना माना नाम, साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने वक्फ बिल को पढ़ा है, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इसका विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं। इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दल बेनकाब हो गए हैं। साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आइए, सियासतदानों को सुन लिया जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, बिल का विरोध कर रहे हैं। अब मौलानाओं को सुनिए जो मोदी और इस बिल दोनों के समर्थन में। स्टैंडिंग कमेटी के पास जाने से पहले और बाद में जो इसमें सुझाव लिए गए हैं वो भी सब मैंने पढ़े हैं। मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी है या सरकार मस्जिद और मदरसों को और कब्रिस्तानों को छीनना चाहती है। सच्चाइयां हैं जो मुस्लिम समाज को जानना जरूरी है। वही लोग ज्यादा हाई हुल्ला कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टियां लिए बैठे हैं। इसमें लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। अब वो वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनों का वक्फ किया था उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी। जिन्होंने गसब किया है गवर्नमेंट उनके ऊपर एफआईआर करके क्रिमिनल चार्ज लगा के उनको गवर्नमेंट वापस ला सकती है, लेकिन इस तरीके से सरकार न जाकर सरकार उसको जो है नया बिल ला के ऐसा कानून बनाना चाहती है कि मुसलमानों का उसके ऊपर कोई हक ही ना है। वक्त की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पर ज़मीनें हैं, उनका सही प्रबंधन होगा, उनका सही उपयोग होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कौम को फ़ायदा होगा। इसका कौम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कदम है ये और मैं बहुत खुश हूँ इससे। अब सोचिए जरा, अब तक ये वक्फ का कानून चल रहा था, कभी विरोध नहीं हुआ, बवाल नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ
जो इस कानून की खामियां दिखाई देने लगी। इस कानून के सहारे कैसे अवैध कब्जे शुरू हो गए। उदाहरण देखिए, वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पने और पूरे इलाके पर अवैध कब्जे के बहुत से रिकॉर्ड सामने आने लगे। ऐसी कहानी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव की है। कावेरी नदी के तट पर बसे इस पूरे गांव के लोग तब हैरान रह गए जब पता यह चला कि पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। गांव में 1500 साल पुराना विशाल शिव मंदिर है जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। मतलब जो वक्फ बोर्ड 1955 में बना वो 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा था, तो हंगामा होना लाजमी था। इसी तरह बिहार के एक पूरे गांव पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। बिना पेपर और गवाह के उसने पटना से 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुर को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया और गांव के लोगों को 30 दिन में कहा कि घर खाली करो, नोटिस दे दिया। गांव की 95% आबादी हिंदू, लोगों के पास घर के कागज थे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताते हुए बोर्ड तक लगा दिया वहां। बाद में लोगों ने डीएम के सामने गुहार लगाई और कोर्ट तक गए, तब जमीन बची है। इसी तरह दिल्ली में संसद में वक्फ बिल पर घमासान छिड़ा। उसी दिल्ली की काफी जमीन पर वक्फ ने दावा ठोका। करीब 500 साल पुराने 6 मंदिरों और शमशान तक को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बताया। जिस मंदिर में सैकड़ों साल से लोग पूजा करते आ रहे हैं, भगवान शंकर की बड़ी मूर्ति लगी है, उसे वक्फ ने अपनी जमीन बताकर खाली करने का नोटिस तक दे दिया था। इस तरह के मामले सामने आए। ये मामले ऐसे सामने आए जो वक्फ को कानून के जरिए ताकत देते थे कि वक्फ ने जिस प्रॉपर्टी को अपना बता दिया वो उसकी हो गई। अब साबित करने की जिम्मेदारी उस दूसरे शख्स की है जो अपना दावा कर रहा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सोचिए सर, अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता, नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। तो हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं। तो चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, जिनका इतिहास ही कांग्रेस पार्टी का रहा है, काले अध्याय का इमरजेंसी से बड़ा कुछ नहीं होगा। और इस वक्फ बिल में 2013 में चुनाव के लिए इन्होंने लुटियन जोन के 123 संपत्ति को रातों रात वक्फ को समर्पित कर दिया। ये बताता है कि तुष्टीकरण की सीमा कौन पार करता है, काला अध्याय कौन लिखता है। ये कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं हो। एक कहावत है जो यहाँ पर बाहर कहा जाता है, पता है यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के उस पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा, यानी कि जिस पे भी नजर रखोगे वक्फ की संपत्ति बन जाएगा और उसमें से आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी हालत कर दी है सर। ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? ये कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान से भी ऊपर है? जब वक्फ पर आरोप लग रहे थे कि वक्फ जमीन हड़प रहा है, इस दरमियान एक और आरोप लगा कि वक्फ की जमीन कांग्रेस के अध्यक्ष ने हड़प ली। यह आरोप संसद में लगा मल्लिकार्जुन खड़गे पर कि आपने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ। अगली तस्वीर में दिखाऊं, अनुराग ठाकुर बोल रहे थे सदन में। अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष पर यह आरोप लगा दिया। जहां पर क्या, लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या, सभा कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग, और देखिए जैसे ही अनुराग ठाकुर ने इशारा किया कांग्रेस के बड़े नेता पर, सदन में हंगामा होने लगा। सर इसमें नाम वापिस ले लेता हूं सर, बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें। अब देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं अनुराग ठाकुर और क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या बेवजह है या इसमें कुछ सच भी है। वक्फ बिल को लेकर राहुल गांधी खामोश नजर आए। राहुल ने संसद में वक्फ पर किसी तरह की बहस भी नहीं की। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुष्पा स्टाइल में बीजेपी पर पलटवार किया। सदन में कहा मैं टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं।
बीजेपी के लोग मुझे डराकर झुकाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। बीजेपी नेताओं की धमकियों से झुकने वाला नहीं हूं। अनुराग ठाकुर ने मुझ पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो ठाकुर पद से इस्तीफा दें, और अगर यह आरोप साबित हो जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा था। कहा था कर्नाटक में वक्फ घोटाले में खड़गे का नाम था। कर्नाटक में मंदिरों में 450 करोड़ रुपए जमा होते हैं, लेकिन कोई हिसाब नहीं देता। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि वक्फ के घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष का भी नाम आता है। सुनिए जरा दोनों को क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर और क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आप देखेंगे वक्फ की सच्चाई क्या है, भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहाँ के आपके पूरे गांव छीन लिए? भारत में कौन सा ऐसा कानून है जिसने आपका घर, आपके मंदिर, आपके पूरे गांव छीन लिए? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? यानी कि जिस पे भी नजर रखोगे वक्फ की संपत्ति बन जाएगा और उसमें से आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा। बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगा था, और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए। सर, आई कंडेम इट, ही शुड अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हिम, द लीडर ऑफ द हाउस शुड कैनॉट प्रूव हिज एलिगेशन, ही हैज नो राइट बी इन पार्लियामेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। अब आपको सीधे राज्यसभा लिए चलता हूं जहां वक्फ बिल पर वोटिंग होने वाली है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यसभा की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं इस वक्त। हाँ, नजर ये है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। श्री संजय कुमार बड़ा हसीन है, सब पूरा बोल। अच्छा, पूरे नहीं गए? हाँ, बड़ा ये शेर पूरा होने दो। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। तो इसलिए कहता हूं, तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना अंदाज सुन रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वक्फ को लेकर इतना हल्ला हंगामा हो रहा है। कहीं कुछ करप्शन, कुछ भ्रष्टाचार तो है, ये सभी लोग मानते हैं। कुछ आंकड़े भी यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो वक्फ में है। देश के अलग अलग राज्यों में जो वक्फ है, आप उनकी किताब उठाकर, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन सब के अध्यक्ष पर करप्शन के आरोप है। वक्फ जितनी कमाई करनी चाहिए उस संपत्ति को कमाई नहीं कर पाए। अब आपको बताता हूं सरकार की कोशिश क्या है। 1950 में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ जमीन थी 1950 में। 2009 में ये 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई, और अब वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। इसकी कीमत अगर निकाली जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और 2006 में आपको बताऊं, सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी की थी, तब कहा था कि देश में वक्फ के नाम 4,90,000 संपत्तियां हैं। और इनसे सोचिए, 2006 में तब सच्चर कमेटी ने कहा था जो वक्फ के पास संपत्ति है इससे 12,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। राज्यसभा में मंत्री किरण रिजिजू ने रिपोर्ट और सच का जिक्र किया। देश में अब 8,72,000 संपत्तियां वक्फ के नाम है। इस हिसाब से हजारों करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए, लेकिन वक्फ की कमाई
कुछ 100 करोड़ रुपए तक सिमटी हुई है। 2019-20 में वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ की कमाई हुई 19-20 में, लेकिन अगले 5 सालों में सोचिए यह कमाई 99% तक कम हो गई है। 2023-24 में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई हुई है वक्फ की। मतलब वक्फ बिल की चर्चा शुरू हुई तो मुनाफा ही कम हो गया। इसकी बड़ी वजह है वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी होना। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल आम मुस्लिमों की भलाई में होता है, लेकिन जब वक्फ की कमाई नहीं बढ़ेगी तो आखिर भलाई कैसे होगी। आरोप है कि वक्फ की कमाई कुछ लोगों की जेब तक सिमट गई है और वक्फ बोर्ड गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है। नए बिल से वक्फ बोर्ड में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की उम्मीद है। वक्फ की संपत्ति से आमदनी का पूरा ब्यौरा सामने आएगा। रखरखाव के नाम पर वक्फ बोर्ड को कितना फंड मिलता है यह सामने आएगा। वक्फ बोर्ड को किस तरह संस्थानों से सहयोग मिलता है इसका पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाएगा। तब वक्फ बोर्ड की असली कमाई सामने आएगी और मुसलमानों के कल्याण के लिए पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा। आइए आपको सुनवाता हूं वारिस पठान क्या कह रहे हैं और आरिफ मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो काला कानून आया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये और एक ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री है फॉर इंडियन मुस्लिम्स के लिए। ये मुसलमानों के ऊपर एक हमला है, डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ा गई है, ये सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी ने यह दर्शा दिया है कि उनको मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है। ये मुसलमानों के वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है मोहम्मद शमी से जुड़ी। फर्जीवाड़े पर फंसी शमी की बहन पर बड़ा आरोप लगा है। ये क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन है। आरोप ये है उनके और उनके ससुराल वालों पर कि मनरेगा का पैसा जो गरीबों के लिए होता था वो भी लेती रही। मनरेगा में फर्जीवाड़े का यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। शमी अमरोहा से आते हैं। यहां पलोला गांव में क्रिकेटर शमी की बहन की शादी हुई। मोहम्मद शमी की बहन की सास ही इस गांव की प्रधान है। कुछ दिन पहले यहां मनरेगा में फर्जीवाड़े की शिकायत हुई। आरोप था कि प्रधान ने मनरेगा लिस्ट में फर्जी नाम चढ़वाए और बिना काम किए ये लोग सरकारी पैसा उठा रहे हैं। मनरेगा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रोजगार गारंटी योजना है और इसके तहत यूपी में हर दिन मजदूर को 252 रुपए मिलते हैं। मजदूरी का यही पैसा ग्राम प्रधान फर्जी तरीके से निकलवा रही थी। जांच हुई तो पलोला गांव में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। प्रधान ने बहू और सभी बेटों का नाम मनरेगा लिस्ट में डाल दिया था, जबकि एक बेटा MBBS का छात्र है, दूसरा दिल्ली में वकील है। शमी की बहन और बहनोई भी 20 लाख के फ्लैट में रह रहे थे। खुलासा हुआ कि प्रधान के परिवार समेत 18 फर्जी नाम डाले गए। इन लोगों ने फर्जीवाड़े से करीब 8,68,000 रुपए निकाले। अब डीएम ने प्रधान गुले आशा से पैसे की वसूली के आदेश दिए। सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। प्रधानी पर भी तलवार है और फर्जीवाड़े में शामिल 8 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। मनरेगा लिस्ट में सभी फर्जी नाम वाले लोगों पर मुकदमे के आदेश हैं। इन सभी लोगों में शमी की बहन शबीना, बहनोई, गजनवी भी शामिल हैं। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने टैरिफ सभी देशों पर लगा दिया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। डोनाल्ड ट्रंप 180 देशों के खिलाफ टैरिफ का ऐलान किया है ट्रंप ने और बाकायदा टैरिफ ने सिग्नेचर किए और उसके बाद देखिए तालियों की गड़गड़ाहट। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है ट्रंप ने बाकायदा एक चार्ट जारी किया है कि किस देश पर कितना टैरिफ वो लगा रहे हैं। देखिए अगली तस्वीर। ट्रंप खुद उसे अपने हाथ में लिए हुए हैं कि किस मुल्क पर कितना टैरिफ वो लगा रहे हैं। 67%. That's tariffs charged to the USA, including India. Very, very tough. आइए अब मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है और क्या कह रहे हैं वो टैरिफ पर। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इससे पहले कई बार ये कहते रहे हैं कि वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। ट्रंप ने जैसे को तैसा टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे।
यह दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आजादी का दिन है। हम अमेरिका फर्स्ट को लागू कर रहे हैं। अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा। कोई कंपनी टैरिफ से छूट चाहती है तो अमेरिका में उसे प्रोडक्ट बनाना होगा। इसे अमेरिकी लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। सब पहले देखिए जरा, ट्रंप कह रहे हैं चीन अमेरिका पर 67% टैक्स लगाता है। ट्रंप ने अब चीन पर 34% टैक्स लगा दिया है। यह एक तरफा और धमकाने वाला कदम है। तुरंत इस टैरिफ को रद्द करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चीन जवाबी कदम उठाएगा। भारत अमेरिका पर 52% टैक्स लगाता है। अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका पहले, मोदी के लिए भारत पहले। टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर होगा। भारत की इकोनॉमी इसे झेल सकती है। इटली देखिए, यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर 39% टैक्स लगाता है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 20% टैक्स लगा दिया। मेलोनी ने कहा यह फैसला गलत है। व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, इससे अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे हम। फ्रांस कह रहा है ट्रंप का फैसला यूरोप के लिए बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका उसके लोगों के लिए विनाशकारी साबित होगा। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। India very very tough. भारत बहुत सख्त है, बहुत सख्त। प्रधानमंत्री मोदी अभी गए हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने कहा आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। आपको समझना होगा हम उनसे सालों और दशकों से लगभग कुछ भी शुल्क नहीं लेते हैं, और ये केवल 7 साल पहले की बात है। जब मैं सत्ता में आया तब हमने चीन के साथ शुरुआत की थी। मैं पहली बार सत्ता में आया, चीन पर टैरिफ लगाया। हमने चीन से कई सौ अरब डॉलर रुपए वसूले। चीन हमारी बात को समझ गया है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीधे राज्यसभा लिए चलता हूं। वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। संजय जी ने बोल दिया, सॉरी एक मिनट। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माननीय मनोज जी बैठिए। तो निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। अब से कुछ वक्त में राज्यसभा में बिल पर वोटिंग होने वाली है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।